गाजा पट्टी, जेरूसलम, इजराइल, हमास, कुछ ऐसे शब्द जो आपको अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलते रहते हैं। हमास के ताज़ा हमले के बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन विवाद चर्चा में है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अलास्का स्टार्म शुरू किया। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट दागने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ से इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस ताज़ा संघर्ष के बीच आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असली वजह क्या है, दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, हमास क्या है, यरूशलेम शहर जो है यह दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह विवाद कहाँ और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को भी समझना जरूरी है। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके पूर्व हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीनी माना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नेशन अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे यूएन से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। यहीं इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजराइल से घिरा है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर और एक तरफ से इसका बॉर्डर इजिप्ट से लगता है, मतलब मिस्र से। इजराइल पर ताज़ा हमला इसी गाजा स्ट्रिप से किया गया है, जिस पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। बता दें कि इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नेशन अथॉरिटी के तहत फतह पार्टी की सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बात अगर इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की करें तो यह विवाद दशकों पुराना है। बात 1914 की। 1914 और 1918 यह दौर था प्रथम विश्व युद्ध का। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ओटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। तब फिलिस्तीन में यहूदी माइनॉरिटी में और अरब बहुसंख्यक थे। 1917 में ब्रिटेन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए अपना देश होना चाहिए, और इसको बाल्फोर अनाउंसमेंट कहा जाता है, जिसके जरिए यह बात कही गई थी। अरबी में इसको बाल्फोर का दावा भी कहते हैं। युद्ध के बाद यहाँ ब्रिटिश शासनादेश का मुख्य लक्ष्य एक यहूदी देश या उनके लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना करना था, जहाँ उस समय यहूदियों की आबादी 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के इमिग्रेशन को सपोर्ट किया, और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। और फिलिस्तीन में 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई। उस दौर में फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण यह भी था कि यूरोपीय देशों में यहूदियों पर बेइंतहा जुल्म हो रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध और खासकर कि जर्मनी में हिटलर की नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक नरसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तेज होने लगी थी। एक तरफ जहाँ यहूदियों का मानना था कि यह उनके पूर्वजों का घर है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल विवाद की शुरुआत होती है। अब तक ब्रिटिश शासन अपना काम कर चुका था और यह मामला यूएन पहुंच गया था। फूट डालो राज करो, यह ब्रिटिश का पुराना दाव है। इसे भारत ने भी फेस किया था। समय गुजरता है और 15 अगस्त 1947 को जहां भारत अंग्रेजों से आज़ाद होता है, तो वही 29 नवंबर 1947 को इजराइल फलस्तीन विवाद में एंट्री होती है यूएन की। दरअसल इस समय संयुक्त राष्ट्र का फैसला आता है, जिसे विभाजन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया, और अगले ही साल इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज वाला यह पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे 1917 से 2020 तक फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल जनसंख्या का लगभग 6% थे। 1947 से 1950 तक नकबा या कैटास्ट्रोफ के दौरान यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। शेष 22% को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित किया गया था।
1967 के युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5,739 फिलिस्तीनी और 251 इजरायली मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में एक मौत के मुकाबले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौतें हुई हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक हैं, वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इस हिस्से में अलास्का मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम एक पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। बात अगर अलास्का की करें, अलास्का मस्जिद की करें, तो दरअसल अलास्का मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो कि विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थलों में अलास्का मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। 1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलेम पूर्ण और एकजुट इजराइल की राजधानी है। फिलिस्तीन इसका विरोध करता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था। और बात अगर गाजा पट्टी की करें, तो यह एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस पर हमास का शासन है। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी सैन्य समूह है, जो क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। हालांकि यह संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। दरअसल 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया। इजराइल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा। इसके बाद 1993 में इजराइल ने फिलिस्तीनी रिवलेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो समझौतों की शर्तों के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए छोड़ दिया। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा लिया। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता और 1 साल बाद हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर पूरा नियंत्रण कर लिया। बता दें कि हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज़्यादा के शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। दोनों ओर से लगातार हमले होते रहे हैं, जिसमें हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं। असल वजह है रिलीजन और अस्तित्व की लड़ाई है, और जिसका ट्रिगर पॉइंट है यरूशलेम। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक अलास्का मस्जिद, यहूदियों का टेम्पल माउंट, ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली स्फेयर मौजूद है। यह जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहता है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.